हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग करेंगे कंप्यूटेशन का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 6th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया क्वेश्चन नंबर 6 तक। यस और नो एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 6 तक। और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 7। Now from the following details, compute the total income and tax liability of Siddhant, aged 31 years of Delhi, both as per regular provisions of the Income Tax Act and as per section 115 BSE। बेटे अगर क्वेश्चन टैक्स निकालने के लिए बोलेगा तो आपको चाहे ये बात लिखी हो या ना लिखी हो, आपको 115 BSE से तो करना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई? यस, वो दोनों दिखाने ही होंगे। एडवाइज मिस्टर सिद्धांत वेदर ही वुड ऑप्ट फॉर 115 BSE, क्या वो 115 BSE के लिए ऑप्ट करेगा? आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको सैलरी दी हुई है डीए मिला के 3,35,000, बोनस दिया 11,000। सैलरी ऑफ सर्वेंट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, ये हो गया सर्वेंट फैसिलिटी, डोमेस्टिक सर्वेंट। रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन 49,600, ये हो गया आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन। बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव फ्लैट, 11,000 रुपए, वो हो गया। सिद्धांत परचेज अ फ्लैट इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इन दिल्ली फॉर 4,75,000, which was financed by loan from Life Insurance Corporation of India 1,60,000 at 15% interest in his own savings of 65,000 and deposit of Nationalized Bank for 2,50,000 to whom this flat was given on lease for 10 years. The rent payable by the bank was 3,500 per month. हुआ ये है कि आपने ये तो आपको जो नॉर्मली फैसिलिटीज दी हैं वो दी हैं। सिद्धार्थ ने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का फ्लैट भी खरीदा है दिल्ली के अंदर फॉर 4,75,000 इन अप्रैल 15, जिसको फाइनेंस किया LIC ने कितना रुपए, 1,60,000 रुपए फाइनेंस किया 15% इंटरेस्ट पे, जिसमें इज ओन सेविंग्स इज 65,000 और डिपॉजिट फॉर नेशनलाइज्ड बैंक से डिपॉजिट लिया है और वो लिया है 250 का। टू हुम दिस फ्लैट वाज गिवन ऑन लीज फॉर 10 ईयर्स, और ये 10 साल के लिए लीज पर दे दिया है। 2.5 लाख रुपए उनसे ले लिए थे। The rent payable by the bank was 3,500 per month. Rent payable by bank, बैंक ने कितने रुपए दिए? 3,500 रुपए महीना। The following particulars are relevant. Municipal taxes paid by Mr. Siddhant 4,300 per annum. House insurance दे रखी है 860. He earned 2,700 in share speculation business और lost 4,200 in cotton speculation business. ठीक है, ये तो set off हो जाएगा। In 2016-17, he has gifted 30,000 to his wife and 20,000 to his son who has aged 11 years. The gifted amount was advanced to Mr. Rajesh, who was paying interest at the rate of 19% per annum. Siddharth received gift of 30,000 each from 4 friends, और he contributed 50,000 to PPF. तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ इनकम्स दे रखी है, कुछ भी नहीं है। सैलरी दिया है, हाउस प्रॉपर्टी दिया है, अदर सोर्सेज दे रखा है कि नहीं? तो आओ करते हैं सॉल्व। सबसे पहले सैलरी इनकम ही देखते हैं। सैलरी इनकम में आपको सैलरी इंक्लूडिंग डीए तो दिया ही हुआ है 335, तो बेसिक पे में आ जाएगा। बोनस आपको दिया 11,000, टैक्सेबल हो जाएगा। सैलरी ऑफ सर्वेंट डोमेस्टिक प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, डोमेस्टिक सर्वेंट वाला 12,000 रुपए, टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन, अपनी अकोमोडेशन के लिए जो वो रेंट पे कर रहा है, रेंट पेड बाय सिद्धांत है ना, रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन इज 49,600। सो आपको सिद्धांत जो है, यही कंपनी, यही मिस्टर सिद्धांत जिसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, और रेंट पेड बाय सिद्धांत फॉर हिज अकोमोडेशन, अपनी अकोमोडेशन के लिए किराया दे रहा है 49,600। इस बात का इस पे तो कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अगर HRA वगैरह मिला होता तो हम एग्जेम्पशन क्लेम करते, बट ये तो रेंट पेड है। अच्छा, इस केस में ना ये हो सकता था कि अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता कि क्या कहते हैं, या तो ये रेंट फ्री अकोमोडेशन होता, वो भी नहीं है यहाँ पर कहीं पे मेंशन्ड। अच्छा, इसके अंदर ये हो सकता था कि रेंट जो है ये सेक्शन 80GG में हम इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80GG बच्चों, 80C to 80U के अंदर अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है। और फॉर इज अकोमोडेशन 49,600 का रेंट दे रहा है। बट अगर आप ध्यान से देखो तो अप्रैल 2015 में उसके पास पहले से प्रॉपर्टी है, फाइनेंस करा रखी है, चाहे उसके नाम पे प्रॉपर्टी है। और अगर आपको 80GG याद हो सेक्शन, तो उसमें लिखा हुआ है कि रेंट पेड करने की डायरेक्शन तभी मिलेगी जब आपके नाम पे कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और ये आपके नाम पे प्रॉपर्टी है सिद्धांत के नाम पे, तो इसलिए 80GG की डायरेक्शन तो नहीं मिलेगी। ये चीज आपको नोट में लिखना पड़ेगा बेटा। कहां लिखना पड़ेगा? नोट में। बिल्स पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द अबव, ये तो फुली टैक्सेबल हो जाएगा। बस तो स्टार्ट करते हैं। सैलरी इनकम दिए 335,
बोनस, सैलरी ऑफ सर्वेंट, फ्री गैस इलेक्ट्रिसिटी 23, टोटल हो गया 369। और उसमें से आपको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए का, वो माइनस हो जाएगा, 319 आ जाएगा हमारी इनकम, सैलरी इनकम, खत्म कहानी। आगे आ जाते हैं, हाउस ऑपरेटिंग इनकम की बात करते हैं। हाउस ऑपरेटिंग इनकम में क्वेश्चन में लिखा है 3500 पर मंथ पे आपने हाउस किराए पर दिया है, तो 3500 इंटू 12, 3500 इंटू 12 जीएवी हो गया 42,000। उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस क्या घर के दे रखे हैं? जी हाँ दे रखे हैं 4300, वो माइनस कर देंगे। और फिर इसके बाद माइनस करने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आ गया 37,700। और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 11,310 जो कि 30% होता है। और लोन आपने क्योंकि प्रॉपर्टी पर लिया जिसका इंटरेस्ट चल रहा है 1,60,000 का 15%, तो कितना हो गया? वो इंटरेस्ट यहां पर हो जाएगा, डिडक्शन क्लेम कर लोगे 35,310 माइनस करके 2,390 इज हाउस ऑपरेटिंग इनकम, बिल्कुल करेक्ट है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस की अगर हम बात करें तो आपको इनकम हो रही थी बट आपको लॉस भी हुआ, तो 2700 माइनस 4200 सेट ऑफ होने के बाद जो माइनस 1500 बचे वो भी कैरी फॉरवर्ड ही करने पड़ेंगे, क्योंकि स्पेक्यूलेशन का लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेशन बिजनेस इनकम के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है, तो यहां पे लिखने की जरूरत है नहीं। बात करते हैं अदर सोर्सेज की। अदर सोर्सेज के अंदर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि आपको 30,000 रुपए आपने गिफ्ट किया था और 20,000 रुपए आपने अपने बेटे को दिया। दोनों ही एसेट से जो इनकम होगी वो आपको आप ही की इनकम में जाके क्लब हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? हाँ, बेटे वाले की जो इनकम है क्योंकि वो माइनर है तो वो क्लब होने पर 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, बट वाइफ पर ऐसी कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती। तो 30,000 का 19% कितना हुआ? 5,100 नहीं 5,700। तो ये तो वाइफ वाला केस हो गया, वो क्लब हो जाएगा। और जो बेटे वाला है वो उसमें से 1,500 माइनस हो जाएंगे, तो 19% 20,000 रुपए पर आएगा 3,800, और उसमें से 1,500 माइनस हो जाएंगे यानी 2,300 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्वेश्चन में और कोई दिया है, सिद्धांत रिसीव अ गिफ्ट ऑफ 30,000 ईच, 4 फ्रेंड से मिला है, तो टोटल 1,20,000 हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज, क्योंकि गिफ्ट 50,000 एक्सीड करते हैं। आपको ये रीजंस लिखने पड़ेंगे, रीजन नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो ये रीजंस लिखे बगैर क्वेश्चन को मत करना कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आपने देखा ई कॉन्ट्रीब्यूटेड 50,000 टू पीपीएफ, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देखते हैं इसको। आपके अदर सोर्सेज इनकम आपकी क्लियर हो गई है, 2,300 ये, 5,700 ये, 20 ये, और 128,000 आ गई। फिर आपकी जीटीआई आ गई, उसके बाद पीपीएफ के अंदर इन्वेस्ट किया ना, डिडक्शन मिल गई 50,000 रुपए की, तो डिडक्शन क्लेम कर लोगे और आ गया 3,99,390, ये आपकी टोटल इनकम, जिसपे हमें गवर्नमेंट को क्या देना है? टैक्स। अब ये जो टोटल इनकम है जिसपे हमें टैक्स देना है, हम जब निकाल रहे होंगे तो पहले 2.5 लाख पर जीरो, वही अगले 2.5 लाख पे जो डिफरेंस आ गया वो आया 1,49,390, 5% टैक्स आ रहा है 7,470, क्योंकि इनकम 5 लाख तक की है तो रिबेट मिल जाएगा, 12,500 का रिबेट मिल जाता है, तो पूरा का पूरा टैक्स जीरो हो जाएगा, तो टैक्स इज जीरो, टैक्स इज जीरो। हाँ, अब अगर आप 115 बीएससी से ऑप्शन लेना चाहो तो क्या होगा? तो बेटा सिंपल सी बात है ना, जो आपने एग्जेम्पशन डिडक्शन ले रखी है वो आपको एडबैक करनी पड़ेगी। जैसे क्या एडबैक करनी पड़ेगी? 80C वाली है पीपीएफ की डिडक्शन 50,000 एडबैक करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में और क्या दे रखा है? और क्या दे रखा है? ये स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये 50,000 प्लस हो जाएगा, है ना? और मेरे ख्याल से कोई एग्जेम्पशन तो देनी रखी, 50,000 ये हो गया था, 50,000 ये वाला केस हो गया बस, और ये 1,500 ये जो एग्जेम्पशन है 1032 ये वाली नहीं मिलती, तो एडबैक हो जाएगा। बस ये सब चीजें एडबैक करनी है। तो इसका ना ऑल्टरनेटिव व्यू तरीका क्या है? अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है 399 390 आया ना, इसको पूरे या तो पूरे तरीके से करो कंप्लीट, नहीं करना ऐसे तो एक और तरीका है, ये देखो, ये देखो लिखा है ऑल्टरनेटिवली कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एज पर स्पेशल प्रोविजंस ऑफ द 115 बीएससी कैन आल्सो बी प्रेजेंटेड एज फॉलोज। 399 390 आया था ना, उसी के अंदर ऐड कर दो 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन, 50,000 रुपए डिडक्शन पीपीएफ वाला और 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन, वो ऐड कर दी तो आपका आ गया टोटल इनकम 5,08,90। अब 5,08,90 जो आया है उस पर आपने टैक्स निकालना है, और टैक्स कुछ ना कुछ तो बनेगा क्योंकि रिबेट इसमें मिलता नहीं। सो आपका टैक्स बन रहा है 13,090 रुपीज। कितना बन रहा है? 13,090। सो ऑब्वियसली सिद्धांत अगर मुझसे पूछेगा कि मुझे 115 बीएससी लेना है तो मैं क्या बोलूंगा? 115 बीएससी मत लेना, नुकसान हो जाएगा। समझ गए बात एवरीवन? भाई प्रेजेंटेशन आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Ramdin, age 33 years, working as a manager sales with Frozen Food Limited, provides the following information for the year ended 31st March 2023. बेसिक सैलरी दिया है, डीए दिया है, कमीशन दिया है, टर्नओवर ऑफ द कंपनी दिया है, बोनस वगैरह सब कुछ, बहुत कुछ दिया है। आपको क्वेश्चन में टोटल इनकम निकालनी है। जनरली इस क्वेश्चन के अंदर सैलरी वाली बातें लिखी हुई हैं, आओ जरा चेक करते हैं। सबसे पहले बेसिक पे लिख लेते हैं, 15,000 इंटू 12 180 हो जाएगा। डीए
50% फॉर्मिंग पार्ट, इसका कुछ नहीं करेंगे अभी, क्योंकि ये तो सिर्फ जब हम लोग कोई एग्जेम्पशन निकाल रहे होते हैं तब हमें बेबी सैलरी चाहिए होता है, वहां पर हमें यूज करना है। अदरवाइज 12,000 इंटू 12 144। कमीशन टर्नओवर का 50 लाख का 0.5% बोनस आ गया। ग्रेचुटी, अब ग्रेचुटी में से एग्जेम्पशन ले लेना, क्योंकि क्या क्वेश्चन में रिटायरमेंट की बात हो रही है? नहीं हो रही। रिटायरमेंट की बात अगर नहीं हो रही, इसका मतलब है ये ग्रेचुटी कौन सी है? ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब। और अगर ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ जॉब मिलती है तो फुली टैक्सेबल होता है बच्चों। यस और नो? यस और नो? ओन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, ये इंप्लॉइज कंट्रीब्यूशन है, इसकी डिडक्शन मिलेगी सेक्शन 80C में। कहां मिलेगी? 80C में, तो इसको छोड़ दो। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन है 20% ऑफ बेसिक सैलरी। अब आपको पता है बेसिक सैलरी का 20% यानी 3 लाख का 15,000 इंटू 12, एक 80 का 20% यानी 36,000, ये तो आपका हो गया आरपीएफ कंट्रीब्यूशन। अब आरपीएफ कंट्रीब्यूशन हो गया 36,000, जिसमें से एग्जेम्प्ट करना है हमें 12% ऑफ सैलरी। अब जब मैं बोलता हूं 12% ऑफ सैलरी, तो सैलरी वही है, बेसिक पे, डीए का फॉर्मिंग पार्ट, और कमीशन कौन से वाला? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। बेसिक पे दिया हुआ है 180, ठीक है, डीए आप लोग ऐड कर दो, इसका 50% फॉर्मिंग पार्ट चाहिए हमें, सो 144 का 50% हो गया 72, है ना। बेसिक पे हो गया, इसके अंदर कितना हो गया? 180। डीए का फॉर्मिंग पार्ट चाहिए, वो हो गया 144 का हाफ 72, और कमीशन है 50 लाख का 0.5%, 0.5%, सो 50 लाख का 0.5% विल बी 25,000, 25,000। बस, तो टोटल कर देते हैं, ये हो गया 2,77,000। मैं चेक कर लेता हूं टोटल हमारा सही है 277। तो बस ये जो सैलरी आएगी उसका हमें क्या करना होता है? 12%। ये था एग्जेम्पशन निकाली हुई है 277 का 12%, 33,240। ये एग्जेम्प्ट कर दो बेटे सैलरी में से, जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन था ये एग्जेम्प्ट कर दिया, ये देखो, और जो बच गया वो टैक्सेबल हो गया, ठीक है। बस इसके बाद इंटरेस्ट है 15%, 15,000। आपको पता है एग्जेम्पशन 9.5 तक मिलती है, तो 15,000 अगर 15% है तो 9.5 कितना होगा? कैसे निकालोगे? 15,000 डिवाइडेड बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 9.5%, है ना। और वो जैसे ही माइनस कर देंगे तो बच गया, टैक्सेबल आ गया 5,500। फिर इसके बाद आपको और क्या इनकम्स दे रखी हैं? बस मेरे ख्याल से सैलरी से रिलेटेड तो इतना ही था। गोल्ड रिंग मिला, अच्छा नहीं, गोल्ड रिंग वर्थ रुपीज 10,000 वाज गिवन बाय एम्प्लॉयर। अच्छा, एम्प्लॉयर से मिला है तो 5,000 रुपए से ज्यादा मिला है, हाँ या ना? 5,000 रुपए से ज्यादा मिला है तो 5,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे, यस और नो? गोल्ड रिंग ये 5,000 रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था इसका ऑल्टरनेटिव व्यू ही आप अपने एग्जाम्स के अंदर प्रेजेंट करो। 5,000 टैक्सेबल, ये सी नोट नंबर 3 है ना, ये वहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा होगा कि 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट और 5,000 रुपए टैक्सेबल। यानी मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये नोट नंबर 3 में क्या है, उन्होंने ऑल्टरनेटिव आंसर दे दिया। ये देखो, सर्कुलर 15/2001, 12 दिसंबर 2001, आपको 5,000 रुपए की एग्जेम्पशन लेकर एज पर दिस व्यू द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट वुड बी 5,000, और इन सच केस आपका आंसर ये होगा। सो आप लोग डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव व्यू पॉसिबल है ना, तो आप लोग डायरेक्टली ऑल्टरनेटिव व्यू ही दिखाओ एग्जाम के अंदर, बट आपको हमेशा इस सर्कुलर का नंबर याद रखना पड़ेगा। सर्कुलर नंबर 15/2001 आप वहां पर लिख दो, एज पर सर्कुलर नंबर 15/2001, ठीक है। वो वाली बात मेंशन करके आप सीधा एग्जेम्पशन 5,000 माइनस करके 5,000 टैक्सेबल कर दो। परक्विजिट्स वैल्यू ऑफ म्यूजिक सिस्टम, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया म्यूजिक सिस्टम परचेज ऑन 1422 बाय कंपनी फॉर 85,000, हाँ, वाज गिवन टू हिम फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए दे दिया 85,000 इंटू 10% पूरे साल का आ जाएगा, क्योंकि 1/4/22 को ही दिया है तो पूरा साल का ही आ जाएगा, बस 8500। इसके अलावा सैलरी इनकम में और कुछ, 2 ओल्ड लाइट गुड व्हीकल ओन्ड बाय हिम वाज लीज टू ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये अलग चीज है, रिसीव इंटरेस्ट ये अलग चीज है, बस। तो ये हमारी आ गई ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आने के बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, वो मिल गई हमें 50,000, 4,05,760 रुपए, ये हमारा आ गया इनकम अंडर रेट सैलरी। इसके अलावा क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास 2 लाइट व्हीकल्स थी, ओन्ड बाय हिम वाज लीज टू ट्रांसपोर्ट कंपनी अगेंस्ट द फिक्स्ड चार्जेस ऑफ 6,500 पर मंथ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। आपको याद होगा कि ऐसे केस में प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन लगता है जहां पे आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते हो, और वहां पर इनकम प्रिज्यूम कर ली जाती है 7,500 रुपए महीना। भैया तुमने कितने कमाए हमें नहीं फर्क पड़ता, तुम्हारी इनकम प्रिज्यूम कर ली जाएगी 7,500 रुपए महीना। याद आया? सेक्शन 44A। ये देखो 7,500 इंटू 2 इंटू 12, और ये हमारा आ गया 1,80,000, ये हमारी हो गई पीजीबीपी इनकम। अच्छा, इसके अलावा आपको और क्या इनकम दे रखी है? रिसीव इंटरेस्ट 5860,
ऑन बैंक एफडीआर इंटरेस्ट ऑफ 6786 फ्रॉम डिबेंचर्स ऑफ इंडियन कंपनीज। अब ये देखो ये नेट है तो ग्रॉस अप करना होगा 6786 पर 10% टीडीएस कटा होगा तो क्या होगा 6786 इज इक्वल टू 90%। तो 6786 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा यस और नो 5860। तो आपका ऑलरेडी इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब मानेंगे कि ये जो है ये नेट नहीं है ग्रॉस ही है। सो ये अदर सोर्सेज में जाएगा 56786 तो नेट है तो ग्रॉस अप कर दिया आप लोगों ने। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडीआर 5860 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ये आ गया ग्रॉस अप करके 13400 बन गया टोटल हमारा आ गया जीटीआई। क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपने 15,370 पे किए हैं तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तो प्रीमियम की डिडक्शन मिल जाती है। मेडिकल पॉलिसी करा रखी है 22,500 तो 25,000 रुपए तक आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो तो कर लोगे। इन्वेस्टेड इन एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिल जाएगी डिडक्शन। अच्छा आपने फिक्स डिपॉजिट भी कराया 5 साल वाला 50,000 रुपए का इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। डोनेशन ऑफ 11,000 टू इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड इन एटीजी and 5100 to PMNRF Prime Minister National Relief Fund were giving during the year by way of check. So yes इसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी 80G के अंदर। अभी पढ़ते हैं इसके अंदर सैलरी तक हम लोग क्लियर कर दें फिर उसके बाद डिडक्शन 80C खत्म करते हैं ये सारी डिडक्शन मिल जाएगी। अच्छा इंप्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ यहाँ मिल जाएगी डिडक्शन 80C मैक्सिमम डिडक्शन कितनी मिल सकती है 1.5 लाख। मेडिकल इंश्योरेंस 80D 22,500 पूरी मिल जाएगी और 80G के लिए हमें कैलकुलेशन करनी होगी। बच्चों याद करो 80G 11,000 रुपए तो इंस्टीट्यूशन को दिया है तो ये तो आ गया आखिरी वाले में। पहले तो सेग्रीगेट करना है आपको ये किस वाले में आएगा याद है 10% ऑफ जीटीआई क्या कहते हैं नॉट एप्लीकेबल और 10% ऑफ जीटीआई नहीं नॉट एप्लीकेबल और 100% फिर है 10% ऑफ जीटीआई और 100% फिर है नॉट एप्लीकेबल और 50% और फिर है 10% ऑफ जीटीआई और 50%। याद आया आपको पहले तो ये पता लगाना है ये किस में आएगा तो ये तो मेरे को लगता है आखिरी में आएगा 10% ऑफ जीटीआई और 50% में ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल और 100% में। बच्चों याद आ रहा है नॉट एप्लीकेबल और 100%। ड्रॉट रिलीफ फंड जो है वो आता था इसमें गांधी परिवार में आपको याद आ रहा हो तो वो फंड्स याद करो बेटे। 80G ये कहेगा नॉट एप्लीकेबल 100%। ये में रेस्ट ऑफ द में थे रेस्ट ऑफ द केसेस जो मैं नहीं लिखवाता हूँ जनरली तो उसमें रेस्ट वाले में क्या आ जाते हैं नॉट एप्लीकेबल 100%। याद आया तो ये तो 100% मिल जाएगी 5100। इस 11,000 रुपए का कैसे करना होगा ये 11,000 रुपए के लिए हमें 10% ऑफ जीटीआई एडजस्टेड जीटीआई निकालना होगा। और 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकालते हैं जीटीआई में से सारी डिडक्शंस माइनस करने के बाद 80G की डिडक्शन को छोड़ के बाकी सारी माइनस करने के बाद जो बचती है इनकम उसको हम एडजस्टेड जीटीआई बोलते हैं। तो देखो वर्किंग कर रखी होगी एडजस्टेड जीटीआई की कहीं ना कहीं ये देखो वर्किंग कर रखी है एडजस्टेड जीटीआई कितना है जीटीआई माइनस डिडक्शन सेक्शन 80C 80D कितना माइनस करके आ रहा है 451290 और इसका 10% 45129 और अमाउंट कितना दिया 11,000 विच एवर इज लेस तो 11,000 का 50% हमें डिडक्शन मिलेगी यानी 5500 5100 वो 5500 ये 10,600 रुपए द करेक्ट डिडक्शन। समझ में आया बात एवरीवन सारी बातें डिस्कस्ड हैं कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। सारी डिडक्शन क्लेम कर ली 80G की डिडक्शन क्लेम कर ली और टोटल इनकम आ गया 4,40,690। अब आपको क्या करना है आपको टैक्स निकालना है वही 2.5 लाख तक जीरो अगले 2.5 लाख पर। अब 5 लाख से क्योंकि कम है तो आपको यहाँ रिबेट भी मिलेगा तो टैक्स आपको नहीं बनेगा। बट देखो आपको क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि आपका टीडीएस देखो आपका टीडीएस तो कटा हुआ था ना टीडीएस तो कटा है ना आपका कौन सा टीडीएस कटा है भाई वो जो टीडीएस कटा था आपका टैक्स तो हो गया जीरो बट टीडीएस आपका कटा था ना ये नेट था ना ये वाला कहाँ गया ये 6786 इसका मतलब है इस पे आपका टीडीएस कटा होगा हाँ या ना एवरीवन। तो टीडीएस कटा होगा तो जो अमाउंट टीडीएस का है वो मैंने इधर मेंशन कर दिया 754 और इतने अमाउंट का मुझे क्या मिलेगा रिफंड मिलेगा। क्या मिलेगा रिफंड मिलेगा टैक्स तो जीरो हो गया हाँ या ना एवरीवन। दैट्स इट क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए अब हम ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को भी। From the following particulars furnished by Mr. X for the year ended 31st March 2023, you are requested to compute total income and tax payable for the assessment year 23-24, assuming that he does not opt for 115 BSc। तो ये बात तो क्लियर ही लिख दी है। ओके सर सैलरी की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है बस आपको फाइनली क्या करना है टोटल इनकम निकालनी है। सो आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। ये थोड़ा रिटायरमेंट से रिलेटेड लग रहा है। मिस्टर एक्स रिटायर्ड ऑन 31st December at the age of 58 years after putting 26 years and 1 month of the service from the private company at the Mumbai। ओके यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं हमें बस ये पता होना चाहिए कि आप
31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हो ड्यूरिंग द ईयर, ओके, ही वॉज पेड अ सैलरी ऑफ 25,000 रुपए पर मंथ, तो 25,000 इंटू 9, हाँ या ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने की सैलरी लेगा, तो 25,000 इंटू 9, HRA 6,000 इंटू 9, बट उसमें से एग्जेम्पशन मिलेगी, नंबर वन एक्चुअल HRA रिसीव, नंबर 2 रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और नंबर 3 50% ऑफ सैलरी अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये मुंबई है जी, मुंबई 50% आएगा यहां पर, हाँ या ना, तो 50% ऑफ द सैलरी। और सैलरी में क्या क्या आता है, बेसिक पे, डीए, फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन, परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ना ही डीए दिया हुआ है ना कमीशन दिया हुआ है, सिर्फ बेसिक पे आएगा, यानी आप लोग बेसिक पे का ही 10% कर सकते हो। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो HRA दिया हुआ है 6,000 इंटू 9, माइनस करेंगे इसमें से एग्जेम्पशन, और एग्जेम्पशन आप लोगों ने निकाली, मैं यहां पर ही बता देता हूं सीधा, एग्जेम्पशन निकाली होगी, ये रहा HRA रिसीव कितना है 54,000, एग्जेम्पशन निकालने के लिए ये हो गया, सेकंड हो गया रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और लास्ट है 50% ऑफ सैलरी, और ये सब ऐड कंपेयर करने के बाद 36,000 सबसे कम आ रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का बचा हुआ अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, यानी 18,000। अच्छा, फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है ऑन रिटायरमेंट ही वाज पेड ग्रेचुटी 350, ही वाज कवर्ड बाय ग्रेचुटी एक्ट। ग्रेचुटी एक्ट कवर्ड हो तो क्या फॉर्मूला होता है, सेकंड लिमिट, फर्स्ट लिमिट तो सेम ही होती है, थर्ड लिमिट 20 लाख की होती है, सेकंड लिमिट क्या होती है, मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ध्यान से देखो, ही इज कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट, Mr. X has not received other gratuity at the point of the time earlier other than its gratuity, तो इससे पहले कभी उसको ग्रेचुटी मिली नहीं है। आओ क्या एग्जेम्पशन मिलेगी, निकालो, 350 के लिए ये रहा, एक्चुअल रिसीव्ड हाफ, वही डिवाइड बाय 26 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, 375 आ रहा है, स्टैट्यूटरी लिमिट 20 लाख है, विच एवर इज लेस 350, तो जितना मिला था सारा ही एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो ग्रेचुटी में तो एग्जेम्प्ट हो गया, सारा का सारा टैक्सेबल हो गया, जीरो। आगे आ जाओ, क्वेश्चन में लिखता है पेन लीव सैलरी मिल रही है आपको एट लीव्स ऑफ 15 days per annum during the period of his service. This was encashed by Mr. X at the time of retirement. A sum of 315 was received by him in this regard. His average salary for the last 10 months is 24,500. Employer allowed 30 days leave per annum. So बेटा एक्चुअल में इनकम टैक्स में भी तो इतना ही अलाउ होता है, बोलो हाँ या ना, इनकम टैक्स में भी इतना ही अलाउ होता है। क्वेश्चन में ये लिख दिया गया, आप कितने साल काम किया, आपने 26 साल काम किया ना, एक महीने को तो इग्नोर करना पड़ेगा, ये ग्रेचुटी एक कवर्ड वाला केस है, अच्छा सॉरी 6 महीने 26 साल है ना, तो 26 साल है यहाँ पर, और यहाँ पर सैलरी की डेफिनेशन के अंदर हम मंथ्स और डेज को इग्नोर करते हैं, ओ सॉरी वो उसको कंप्लीटेड ईयर्स के डेफिनेशन में, तो यहाँ पर मंथ्स और डेज को इग्नोर करते हैं, तो यहाँ पर 26 महीने ही हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, 26 महीने हो गए एज पर कंपनी रूल्स, और एज पर इनकम टैक्स भी तो 26 महीने बनेगा, हाँ या ना, माइनस छुट्टियां ली कितनी है, छुट्टियां कितनी ली है, क्वेश्चन में ये लिख दिया, एक साल में आधा महीना आपकी छुट्टी बच जाती है, एक्यूमुलेटेड लीव लिखा ना कि आपकी बच जाती है, एक साल में 15 दिन, आधा महीना हो गया, आधा महीना हो गया, तो एक साल में आधा महीना हो गया, तो 26 सालों में कितना हो गया, 23 महीने, 13 महीने, तो सेम ही आएगा, बोलो हाँ या ना, 13 महीने। अब 13 महीने के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जो आपकी क्या बनेगी, लीव्स एवरेज सैलरी ऑलरेडी दी हुई है 24,500, तो 24,500 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, हमारी आ गई लिमिट। सो आओ लीव सैलरी की वर्किंग देख लेते हैं कैसे किया। ये देखो, सबसे पहले तो आपने 315 आ गया, 24,500 इंटू 10, एवरेज सैलरी इंटू 10, फिर है एवरेज सैलरी इंटू लीव्स अनअवेल्ड। लीव्स अनअवेल्ड निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे ही रखी है, क्या करेंगे, लीव्स अलाउड माइनस लीव्स अवेल्ड। अच्छा, इन्होंने सारा डेज में किया है, इसका रीजन ये है कि इसमें सब कुछ 15 दिन वगैरह कुछ लिखा हुआ है, तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि आप इसको डेज में ही करो, ठीक है, डेज में करो, ज्यादा इजी रह जाएगा। लीव्स अलाउड कितनी है, एक साल में 30 दिन एज पर इनकम टैक्स, तो 30 इंटू 26 साल तो हो गए 780 दिन, और उसमें से अवेल्ड कितनी है, 15, लीव अवेल्ड है 15 दिन। He has accumulated leaves of 15 days per annum during the period of his service. This was encashed by Mr. X at the time of retirement. हर साल 15 दिन बचते हैं, accumulated leave है, बचती है, लिया नहीं है, तो ये 15 दिन की तो accumulated leaves हैं। तो leaves availed हमें पता नहीं था, वही वैसे तो वही आएगा, 390 डेज ही आ रहा है, इन्होंने ये दिया हुआ है 15 दिन आपने छुट्टी बची हुई है, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 26 बनेगा, 390 बनेगा, और 390 अवेल करा, इसका मतलब यस और नो, तो 390 डेज को डिवाइडेड बाय कर दो
30, तो कितने महीने आ गए? 13 महीने। मैंने वैसे 13 महीने ही निकाला था, ठीक है, मंथली में भी वही आ रहा है, बट ये कोइंसिडेंस है, आपको डेज में दिया है तो डेज में ही करो सब कुछ। 13 महीने, सो 13 महीने आपको 13 महीने मल्टीप्लाई बाय एवरेज सैलरी, वो फॉर्मूला हो जाएगा। सो यहाँ पे आ गया 318,500 एवरेज सैलरी इनटू 13 मंथ्स, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टैट्यूटरी लिमिट 3 लाख, वो तो हमें पता ही है, तो विच एवर इज लेस 3 लाख रुपए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये एग्जेम्प्ट हो गया, और बाकी का अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। सो 315 माइनस लीव एनकैशमेंट में कितनी एग्जेम्पशन मिलेगी? इससे भी कम अमाउंट था कुछ, अच्छा 245 10 मंथ सैलरी आ रही थी, 245 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। कितना बचा? 70,000, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लोगे। इसके बाद तो आपको पता ही है, पीजीबीपी इनकम के लिए क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दिया, क्वेश्चन देख लेते हैं पूरा। क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में कह रहा है सैलरी तक हो गया, इसके बाद लिखा था आफ्टर रिटायरमेंट ही वेंचर्ड इनटू टेक्सटाइल बिजनेस, और 80,000 का लॉस हो गया, तो ये तो हो गया पीजीबीपी लॉस, और 1 लाख रुपए पीपीएफ में डिपॉजिट करा दिए बस। तो अदर सोर्सेस कहाँ हैं? तो बस पीजीबीपी लॉस आएगा 80,000 टू बी कैरी फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि सैलरी इनकम के साथ वो एडजस्ट हो नहीं सकता है ना। सो बस 80,000 कैरी फॉरवर्ड ही करना पड़ेगा। 263 इनकम आएगी। जीटीआई ये हो गई, डिडक्शंस 80C वाली माइनस करनी होंगी, जिसमें एक तो पीपीएफ ही दिया 1 लाख रुपए, वो माइनस कर दिया 163। टैक्स बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि 2.5 लाख रुपए से कम है। इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन देनी है नोट्स की। इज दैट क्लियर? आओ जरा देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। रोज एंड मैरी आर द सिस्टर्स बोर्न एंड बॉट अप एट मुंबई। रोजी गॉट मैरिड इन 1982 एंड सेटल्ड एट कनाडा एंड सिंस 1982, मतलब रोजी हो गई आर रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट हो गई, और मैरी गॉट मैरिड इन मुंबई, और बोथ ऑफ देम आर बिलो 60 ईयर्स। आपको बता दिया वो आर हो गई। सो मेरे ख्याल से ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है। आपको बताना था कि किसको टैक्सेबल होगा। सो पेंशन रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, मैरी कौन है यहाँ पर? मैरी यहाँ पर आरओआर है या एनआर है? मैरी यहाँ पर आरओआर है, क्योंकि मैरी इंडिया में सेटल्ड है। तो बताओ 60,000 टैक्सेबल होना चाहिए। वैसे तो रोजी को भी मिलता ना अगर ये, तो भी टैक्सेबल होता, मैरी के लिए टैक्सेबल होगा। मैरी, आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? रेजिडेंशियल स्टेटस दोनों का, रोजी का और मैरी का। और फिर इसके बाद आपको अपना कोई इंसिडेंस ऑफ टैक्स वाला जो फॉर्मेट बताया गया था वैसे क्वेश्चन करना है। पेंशन रिसीव फ्रॉम कैनेडियन गवर्नमेंट, रोजी को मिला है। सो रोजी तो नॉन रेजिडेंट है, तो इसको यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे डैश। एलटीसीजी ऑन सेल ऑफ लैंड एट मुंबई, तो भाई ये तो दोनों को ही टैक्सेबल होगा, मुंबई का एसेट है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एसटीटी वाज पेड। तो भाई अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है इंडियन शेयर्स में हो रहा है ना, तो ये एक्रूडाइज इंडिया हो गया, ये भी टैक्सेबल होगा, ये भी टैक्सेबल होगा, हाँ या ना। एलआईसी प्रीमियम पे करने की इसको डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C, नीचे मिल जाएगी, अभी कुछ नहीं करना। प्रीमियम पेड टू कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एट कनाडा, तो बताओ इसकी क्या मिल जाएगी? इसकी मेडिकल, इसको डिडक्शन मिल जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस में आ जाएगी 40,000 रुपए मिल जाएगी डिडक्शन। मेडिकल एंड पॉलिसी पेड बाय अकाउंट पे ही चेक मिल जाएगी डिडक्शन, 25,000 रुपए तक अलाउड होता है। डिपॉजिट्स इन पीपीएफ 20,000 मिल जाएगी डिडक्शन। रेंट रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई, 60,000 का वहां मिल रहा है, 30,000 का यहाँ मिल रहा है। देखो सिर्फ रेंट रिसीव लिखा है, इसका मतलब है हमें इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस वो तो दिए नहीं हुए, तो यही होगा 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। और वैसे भी ये तो मुंबई की प्रॉपर्टी है ना, हाँ, तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। जो बच गया यानी 60,000 माइनस 30% हो गया 18,000, 42,000 टैक्सेबल हो जाएगा रोजी को, और 30,000 में से 30% माइनस हो जाएगा, यानी 21,000 टैक्सेबल हो जाएगा मैरी को। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाउस प्रॉपर्टी में तो हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी हो गया। आपने देखा इनकी प्रेजेंटेशन में क्या किया कि इन्होंने ना सारी इनकम्स को हेडवाइज अलग अलग क्लासिफाई कर दिया। आपने उसमें से निकाला, पेंशन सैलरी से रिलेटेड था, ठीक है, और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर लिया, और जो बच गया वो यहाँ पर मेंशन कर दिया। हाउस प्रॉपर्टी इनकम तो हम लोगों ने पहले ही कर ली। कैपिटल गेन से रिलेटेड था वो इन्होंने अलग लिख दिया। फिर इसके बाद टोटल कर दिया, तो आ गया क्या? जीटीआई। जीटीआई के बाद डिडक्शंस मिलती हैं, वो सारी डिडक्शन जो भी हमने ऊपर पढ़ी थी वो हम लोग यहाँ से नीचे से माइनस कर देंगे, बस आपकी टोटल इनकम आ गई। और उसके बाद आपको क्या निकालना है? टैक्स निकालना है। इज दैट क्लियर एवरीवन? आपको पता होना चाहिए कि एलटीसीजी पर जो टैक्स होता है वो लगता है 20%, 1 लाख का 20%, और एसटीसीजी ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी, ये लिस्टेड वाले हैं, इस पर 111A सेक्शन लगता है, 15% टैक्स लगता है। कितना लगता है? 15। तो ये जो 20 और 15 वाले हैं ये आपको अलग करने पड़ेंगे, इनको तो आपको अलग से ही टैक्स पे करना है।
देखो मिसेस रोजी का जब मैं टैक्स निकालने जा रहा हूँ, मेरी टोटल इनकम बन रही है 1,22, तो रोजी का जो टैक्स बनेगा वो 2.5 लाख रुपए तक तो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अच्छा, आपको पता है 2.5 लाख तक तो स्लैब एग्जेम्पशन मिल जाती है, तो ये पूरा का पूरा टैक्स जीरो ही बन जाएगा। इसका एक पहले तो ये देखना है कि इसकी फ्लैट रेट वाली कोई इनकम है। फ्लैट रेट वाली इनकम जो है वो है, कैपिटल गेन है 1 लाख, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म है 20,000, है ना। और याद रहे नॉन रेजिडेंट्स को वो 2.5 लाख वाला जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती थी जो हम लोग पढ़ते थे कि जब कैपिटल गेन फ्लैट रेट वाली इनकम्स पर टैक्स निकालते हैं तो रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ को ये बेनिफिट मिलता था कि अगर स्लैब एग्जेम्पशन यूज नहीं हुई तो जो बची हुई स्लैब एग्जेम्पशन है वो आप फ्लैट रेट वाली इनकम में से माइनस कर लेना। बट वो नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं हो सकती, वो सिर्फ रेजिडेंट्स के लिए थी। ये बात लिखी हुई है, कैपिटल गेन चैप्टर में पढ़ाया हुआ, टैक्स रेट्स के वक्त बताया, ठीक है। तो अब ये 1,22,000 रुपये है, यहां पर इसके ऊपर 1 लाख के ऊपर 20% लग गया 20,000, और 15% लगता है 20,000 रुपये के ऊपर लग गया 3,000, तो टोटल टैक्स तो हो गया 23,000। टोटल टैक्स कितना आ गया 23,000, क्योंकि इनको कोई 2.5 लाख वाली स्लैब लिमिट जो है वो इनके ऊपर एप्लीकेबल होगी नहीं। अच्छा, टैक्स ऑन बैलेंस इनकम 2,000 रुपये, ये हो गया जीरो, स्लैब इनकम पे टैक्स हो गया जीरो, ठीक है, क्योंकि 2,000 रुपये बचे हुए थे ना, जो बच गया 1,20 थे, 1,20 तो यही हो गए, और 22,000 थे, 2,000 और थे, वो जीरो हो गया क्योंकि 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होता है। इनको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, किनको? LTCG 112 और STCG 111, इनको फ्लैट रेट वालों को नहीं मिलती। अब जब मैं मैरी के लिए निकालूंगा तो मैरी के लिए मैं वो एग्जेम्पशन यूज करूंगा। देखो 3.5 लाख रुपए है ना, जिसमें से 2.5 लाख और 1 लाख, ये देखो 2.5 लाख किसका है, STCG 111 है, और LTCG 1 लाख। अब 3.5 लाख रुपए में से आपको पता है कि स्लैब लिमिट तो 2.5 की 2.5 बची हुई है, क्योंकि 3.5 लाख यही तो है देखा जाए तो, और ये डिडक्शन ATC टू ATU तो वैसे भी आपने किस में से लिया होगा, बाकी इनकम में से लिया होगा, क्योंकि स्लैब रेट फ्लैट रेट वाली इनकम पे तो डिडक्शन ATC टू ATU मिलता ही नहीं, तो बचा 3.5 लाख रुपए। ये 3.5 लाख रुपए 2.5 और वो STCG 111 है, और 1 लाख LTCG। अब क्या LTCG का रेट ज्यादा है, तो स्लैब एग्जेम्पशन जो बची हुई है पूरी 2.5 लाख, पहले 1 लाख में से माइनस कर दो तो बच गया 1 लाख, तो हो गया जीरो, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो टैक्स हमें देना नहीं, बच गए कितने, 1.5 लाख रुपए बच गए स्लैब एग्जेम्पशन में। अब मैं वो 2.5 लाख में से माइनस कर दूंगा, बचा कितना, 1 लाख। 1 लाख रुपए के ऊपर 15% टैक्स लग जाएगा, 15,000 रुपए, और फिर हमें पता है कि क्योंकि इनकम 5 लाख से कम है तो रिबेट मिलेगी 12,500 की, तो वो मिल गई, माइनस कर दिया, 2,500 रुपए का टैक्स हो गया, प्लस क्या कर देंगे, सेस 23,000 रुपए, इसके ऊपर भी सेस आएगा, इस पर भी सेस आएगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया? इज दैट क्लियर एवरीवन? नोट्स चेक करो, नोट्स उन्होंने जहां जहां रिक्वायरमेंट थी वहां वहां सब जगह पे नोट्स दिए, आपको भी जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर? चलो आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। बच्चों ये AMT से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर एक्स इज एन इंडिविजुअल सेटअप इन यूनिट इन SEZ इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वॉशिंग मशीन्स। द यूनिट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 10AA इनकम टैक्स एक्ट। During the financial year 21-22, he also set up a warehousing facility in a district of Tamil Nadu for storage of agriculture produce। यहाँ पर सेक्शन 35 AD की डिडक्शन मिल जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किया था 75 लाख, लैंड को मिला के तो लैंड की तो डिडक्शन मिलती नहीं, तो 65 लाख हो गया। वेयर हाउस ऑपरेशनल हो गया, और 75 लाख वॉज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑन दैट डेट, जिसमें से 10 लाख रुपए की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इज दैट क्लियर? ओके सर, रेलेवेंट डिटेल्स आपको दिए हुए हैं। प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन SEZ 40 लाख, एक्सपोर्ट सेल्स ऑफ द अबव यूनिट इज 80 लाख, डोमेस्टिक सेल्स हैं 20 लाख। प्रॉफिट फ्रॉम वेयर हाउसिंग फैसिलिटी 35 AD की वजह से बिफोर कंसिडरिंग डिडक्शन 35 AD, मतलब अभी तक डिडक्शन 35 AD वाली ली नहीं है, वो आ रही है 1,05,00,000। अब पहले तो आपको क्वेश्चन बोल रहा है कंप्यूट इनकम टैक्स इंक्लूडिंग AMT अंडर सेक्शन 115 GST liability of Mr. X for the suspended 23-24 both as per regular provisions of the income tax act and as per 115 BSC। तो दोनों करके देख ले। आओ ये चीजें देखनी जरूरी हैं। आओ एक मिनट, यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको इनकम निकालनी चाहिए नॉर्मल तरीके से। हम लोग रेगुलर फाइलिंग वाला पहले इनकम निकालते हैं, और वो आपको दिया हुआ है प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन SEZ 40 लाख। आपको पता है प्रॉफिट ऑफ यूनिट लोकेटेड इन 40 लाख SEZ है, और क्वेश्चन में आपको यह भी दे दिया है कि आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था। SEZ वाला सेटअप हुआ था 2018-19 में। 18-19 वाज द फर्स्ट ईयर, 19-20 सेकेंड ईयर, 20-21, 22-22, तो ये 5 साल के अंदर अंदर आते हैं। 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट हो जाएगा विच इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। तो 40 लाख मल्टीप्लाई बाय एक्सपोर्ट टर्नओवर है 80 लाख डिवाइडेड बाय 1 CR 100 lakhs,
है ना। डोमेस्टिक सेल 20 लाख है ना, टोटल मिला के 1 करोड़ हो गई। तो इसका 80% 32 लाख रुपए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 32 लाख रुपए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट आउट ऑफ 40 लाख। तो कितना टैक्सेबल हो गया, 8 लाख टैक्सेबल, हाँ या ना, 8 लाख टैक्सेबल, बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी सेक्शन 35 एडी 1 करोड़ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है आपको। अब आपको पता है 35 एडी में डिडक्शन मिलती है, तो 8 लाख रुपए तो ये हो गया जो आपने सेक्शन 10AA का बेनिफिट ले लिया। अच्छा, फिर इसके अलावा आपने कौन सा बेनिफिट लिया होगा, 1 करोड़ 5 लाख है, 1 करोड़ 5 लाख पर आपने 65 लाख की डिडक्शन क्लेम कर ली होगी। सो 105 लाख माइनस 65 लाख, क्यों, लैंड को छोड़ के बाकी सारा कॉस्ट, तो कितना बचा 40 लाख। तो टोटल कितना हो गया 48 लाख। ये 48 लाख रेगुलर वाला नॉर्मल वाला केस है, अभी हमने AMT वाला नहीं किया। तो 48 लाख पर अगर मुझे टैक्स देना पड़े तो मेरा टैक्स बनेगा, ठीक है, नॉर्मल वाले तरीके से क्या बनेगा, पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पर 5%, ये क्या है, फर्म है, इंडिविजुअल है, हाँ इंडिविजुअल है, पहले 2.5 लाख पर 0, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 5 लाख रुपए पर 20% और बैलेंस पर 30%, यानी बैलेंस 38 लाख पर 30%। और ये मैंने टैक्स कैलकुलेट कर दिया, मैं नीचे से ही देख लेता हूँ टैक्स कितना आया इनका 48 लाख रुपीज़ पर। आई होप हाँ ऐसे ही किया है, ये देखो 48 लाख और टैक्स निकाल दिया है 48 लाख पे 1252,500, तो ये आ रहा है 12,52,500। आप लोग भी चेक करना। प्लस क्या करेंगे, सेस ऐड करेंगे, सेस ऐड करेंगे 4%, ऐड करने के बाद हमारा टैक्स लायबिलिटी टोटल आ रही है 13,02,600। ये आ गई दोस्तों 13,02,600, ये आ गया हमारा नॉर्मल वाले हिसाब से। अब मुझे अगर AMT के हिसाब से चलना है तो मुझे क्या करना होगा, जो मैंने डिडक्शन क्लेम कर रखी है वो मुझे नहीं मिलेगी, यानी ये 40 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए में से जो 32 लाख की एग्जेम्पशन ले रखी है ना, पूरे 40 लाख रुपए टैक्सेबल हो जाएंगे वो। प्लस यहां पर 1 करोड़ 5 लाख में से 40 लाख की एग्जेम्पशन ली थी ना, तो यहां पर 1 करोड़ 5 लाख में 65 लाख की एग्जेम्पशन ली थी ना, 40 लाख रुपए टैक्सेबल हुआ था, यहां पर पूरे 65 लाख भी टैक्सेबल हो जाएंगे, यानी गवर्नमेंट डिडक्शन नहीं देगा। तो क्या होगा 105 लाख, टोटल हो गया 145 लाख। कितना हो गया 145 लाख। अब 145 लाख जो आ रहा है इस पर टैक्स निकालो, कितना 18.5% AMT 145 लाख। अच्छा सॉरी, उन एसेट्स का, जिन एसेट्स का आपने डिडक्शन लिया है उसका डेप्रिसिएशन भी तो क्लेम करोगे, मैं ध्यान रह गया ध्यान से। ये देखो एसेट जो क्लेम किया, एसेट जो आपने डिडक्शन ली है 65 लाख का, वो क्या था, कैपिटल खर्चा था ना। अब मान के चलो वेयर हाउस की बिल्डिंग क्या खर्चा था, तो 65 लाख का 10% 6.5 लाख का डिप्रिसिएशन भी तो मिलेगा। तो 6.5 लाख का डिप्रिसिएशन हटाने के बाद, यानी इसमें से 6.5 लाख का डिप्रिसिएशन हटा दो, फिर जो बचेगा वो आएगा। तो कितना बन रहा है 1 करोड़ 38 लाख 50,000, 1 करोड़ 38 लाख 50,000, बिल्कुल सही है। अब इस 1 करोड़ 38 लाख 50,000 पे 18.5% अप्लाई कर दो सरचार्ज, क्योंकि इनकम 50 लाख 1 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज भी लगेगा, और कितना लगेगा 15% लगेगा, इस पर लगा दो। टोटल आ गया 384,338, ये ऐड कर दिया, सेस लगा दिया, टोटल आ गया 3064451। हमारी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 3064450। सो एवरीवन, मैं अगर रेगुलर फाइलिंग करता हूँ, रेगुलर नॉर्मल स्कीम शो करता हूँ तो 13,02,600 मुझे देना होगा, बट अगर मैं AMT प्रेजेंट करता हूँ तो 30,64,450 ये मिनिमम टैक्स है बच्चों, इतना तो आपको देना ही देना है। सो आप में इसमें कोई रियायत नहीं है, इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। सो 3064450 तो आपको पे करना ही पड़ेगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ठीक है। तो ये तो हो गया आंसर। अब अगर मैं यही चीज जो मैंने ऊपर रेगुलर फाइलिंग करी है, रेगुलर वाला स्कीम से निकाला है ये वाला, इसको अगर मैं नॉर्मल मैं अगर इसको लेता वैसे करता सेक्शन 115 BSE के हिसाब से, तो क्या होता, 115 BSE के हिसाब से करता तो मेरे को 32 लाख की एग्जेम्पशन जो मैंने ले रखी थी वो मुझे ना मिलती, तो मैं 32 लाख ऐड कर दूंगा, वो जो 65 लाख की डिडक्शन 35 AD वाली ली हुई है वो भी ऐड कर देता, और डेप्रीसिएशन मुझे बेनिफिट मिल जाता, तो टोटल इनकम यही आती 138,500, जो 1 करोड़ 38 लाख 50,000, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। कहाँ पर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया AMT के लिए, बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा। और फिर इसके बाद टैक्स निकालता मैं, और टैक्स बन रहा था बहुत ज़्यादा, ये देखो
वही पहले 2.5 लाख पर जीरो, अगले 2.5 लाख पे 5%, अगले 2.5 लाख। तो इस तरीके से और सरचार्ज वगैरह ऐड करके टैक्स बन रहा है 44,76,375 और सेस वगैरह ऐड करके टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है ये आपके सामने। सो अगर मैं रेगुलर वाला और इससे कंपेयर करूं तो मुझे रेगुलर वाला ही दिखाना चाहिए, बोलो हाँ या ना? बिल्कुल, रेगुलर वाले के हिसाब से मेरा टैक्स बनता है 13,02,600, जबकि ये वाला टैक्स कह रहा है मुझे कितना बनता है, मेरा टैक्स कितना बनता है, ये 4655,430। तो मैं तो वही शो करूंगा, है ना। अब AMT अगर मैं वो शो करूंगा तो AMT का क्रेडिट मिलेगा। AMT कितना बनता है 30,64,450, ये तो देना ही पड़ेगा AMT, जिसमें से मेरा होना कितना चाहिए था 13,2,600, ये मैं माइनस कर दूंगा, जो डिफरेंस हो गया वो AMT का क्या बन गया, क्रेडिट बन गया। यस और नो? दैट्स इट, इजी है। आपको क्वेश्चन में जब भी आपको क्वेश्चन हो फॉर्मेट वैसे ही रखना है, नॉर्मल वाला, ठीक है। हेड वाइज इनकम दिखानी है, फिर टैक्स निकालना है और फिर उसके बाद आप वर्किंग नोट्स बना सकते हो। दैट्स इट बच्चों, कोई मुश्किल नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, कंफर्म कर रहा हूँ। सिर्फ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है 115 BAC जब भी आएगा क्वेश्चन करना ही करना है। 115 BAC टैक्स रेट का क्वेश्चन अगर आएगा तो, ठीक है। और बस वो प्रोविजंस पढ़ लो कि 115 BAC होने के बाद क्या एग्जेम्पशन और डिडक्शन है जो नहीं मिलती। दैट्स इट, ठीक है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। AMT आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। तो हाँ, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर बच्चों मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि अगर मान लो जो अभी तो मैंने 13,02,600 लिया ना, बट अगर मान लो ये टैक्स लायबिलिटी 13,02,600 ये ज़्यादा है और यहाँ पे जो नॉर्मल वाले तरीके से जो आ रहा था, वो जो 115 BAC से जो आ रहा था टैक्स, वो कम आ जाता, यानी अगर ये आ जाता है 12 लाख रुपए, सो मैं इस 12 लाख को कंसिडर करता और फिर मैं उसको कंपेयर करता, इसमें से 12 लाख माइनस करता, किसमें से, AMT में से, ताकि डिफरेंस पर मुझे क्या मिल जाता, क्रेडिट मिल जाता। मेरी बात समझ में आई? दैट्स इट, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं बहुत ही जल्द बाकी की वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल के साथ बने रहें। और बेटा देखो, ये फास्ट करवाना का मकसद ये है कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।